हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 31 अक्टूबर 2023। ये स्टूडेंट्स हमारी एक क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड क्लास रहती है, तो एक दिन हम लोग न्यूज़, एक दिन क्वेश्चंस। तो आज हमारी क्वेश्चन आंसर्स की बारी है, ठीक है। 6 प्री लेवल MCQs को हम लोग फोकस करेंगे। 6 क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को जो रीसेंट इवेंट्स हैं, करंट अफेयर्स के जो रीसेंट न्यूज़ है, उन्हीं के बेसिस पे बनाया गया, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिसलेक्सिया। मैंने थोड़ा सा इस डिसऑर्डर को मेंशन करने के लिए एक पिक्चर लगाई है। इस पिक्चर से आपको थोड़ा आइडिया यहाँ पर हो पाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट 1 कह रही है कि डिसलेक्सिया इज अ लर्निंग। एक और चीज़, जब आप पढ़ो ना स्टेटमेंट्स, उससे पहले एक बार ये देख लो कि आपसे आगे जाके पूछेगा क्या, करेक्ट क्या इनकरेक्ट, तो आपको समझ आ जाता है कि अच्छा इस अप्रोच से पढ़ना है। जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि करेक्ट बतानी। तो डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी डिसऑर्डर है, जिससे क्या होता है कि एक इंसान की एबिलिटी टू रीड, टू अंडरस्टैंड थोड़ी कम हो जाती है, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखी है। जरूरी नहीं कि सिर्फ बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, किसी भी एज में देखी जा सकती है। गो रेड कैंपेन एम्स टू रेयर अवेयरनेस अबाउट डिसलेक्सिया। बिल्कुल सही, ये जो रीसेंट गो रेड कैंपेन है इसी के बारे में था। अब ना इन्होंने एक और डिसऑर्डर के बारे में लिखा हुआ है। इसको आई होप अनाउंस करते हैं डाइसलसुगा, ठीक है, ऐसा कुछ नाम है। सब टाइप ऑफ डिसलेक्सिया। तो कह रहे हैं ये सब टाइप है डिसलेक्सिया का, ये सब टाइप नहीं है, ये अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो पहली 2 स्टेटमेंट सही है, तो ओनली टू इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम इसको इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो गो रेड कैंपेन है, राष्ट्रपति भवन के द्वारा भी रिसेंटली इसको सपोर्ट मिला। तो राष्ट्रपति भवन वॉज रिसेंटली लिट रेड इन सपोर्ट फॉर द गो रेड कैंपेन, जिसका गो रेड कैंपेन का आगे मोटिव है डिसलेक्सिया से जुड़ी अवेयरनेस को फैलाना, ठीक है। तो ये जो डिसऑर्डर है, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। जरूरी नहीं कि हर पेशेंट को एक जैसी बीमारी होगी, पर चीज़ों को समझना पढ़ना, ये बेसिक आप कह सकते हो सिम्टम्स, ठीक है। डिसलेक्सिया इज अ लर्निंग डिसऑर्डर, अफेक्ट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू डू मैथ्स, ठीक है। बहुत बार स्टूडेंट्स में, बच्चों में प्रॉब्लम देखी जाती है, ठीक है। अब ये जो एक आगे इसकी जो एक और चीज़ लिखी थी, ये देखो, ये क्या है। इट इज़ अ लर्निंग डिसऑर्डर अफेक्ट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू डू मैथ विच इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ डिसलेक्सिया। तो ये अलग है, डिसलेक्सिया की सब टाइप नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या बोला गया, यहाँ बोला गया कि ये सब टाइप है डिसलेक्सिया, तो स्टेटमेंट थी होगी यहाँ पर गलत, ठीक है। और अगर आप इस बीमारी के बारे में पढ़ना चाहो, इसके सिम्टम्स, डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना चाहो, इसके जो सिम्टम्स वगैरह पढ़ सकते हो। रीडिंग में प्रॉब्लम आना, बेसिक प्रॉब्लम्स, मतलब लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना कर पाना, जो लर्निंग एज है उसमें दिखना कि कुछ बच्चे को दिक्कत आ रही, ये सब बेसिक सिम्टम्स होते हैं डिसलेक्सिया के, ठीक है। चलते हैं आज के हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया में 2 बड़े, अब तो वैसे एक तीसरा ट्रेन एक्सीडेंट भी हुआ, पहले उड़ीसा में, फिर आंध्रा में, और रिसेंटली यूपी में। जब भी ये ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं और डेथ्स होती हैं, तो उसके बाद ना हमारी कंट्री का जो कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, उसके बारे में बड़ी डिस्कशन होती है। TCAS, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। तो कह रहे हैं कि इंडिया में जो इंडियन रेलवेज के द्वारा TCAS काम करता है, उसका नाम क्या उसका नाम है अमृत भारत, अजय कवच, या फिर सत्यनिष्ठा। तो TCAS जो इंडिया में काम करता है, असल में उसका नाम है कवच। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो हम इसलिए डिस्कस करें, रिसेंटली आंध्र प्रदेश में भी एक एक्सीडेंट हुआ। यही कहा गया कि अगर कवच सिस्टम उसमें लगा हुआ था तो शायद ये एक्सीडेंट ना होता, डेथ्स रोकी जा सकती थी। अभी कवच को आप कह लो कि डिप्लॉय तो कर रहे हैं, पर जितनी स्पीड से ये सब होना चाहिए उतनी स्पीड से हम उसको डिप्लॉय नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आप देख सकते हो 14 पीपल वर किल्ड एंड एटलीस्ट 50 इंजर्ड आफ्टर दी पालासा पैसेंजर ट्रेन कोलाइडेड विद दी रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन। इसके अलावा जो उड़ीसा में एक्सीडेंट हुआ था, वो तो बहुत डेंजरस था। कोरमंडल एक्सप्रेस जिसमें इन्वॉल्व थी, वो तो एक बहुत ही डेंजरस एक्सीडेंट था। आज भी यूपी में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, उसमें अभी तक कितना डैमेज है वो सब तो अभी मैं इतना नहीं पढ़ पाया, पर मैंने ट्रेन मतलब डीरेल होगी ट्रेन, ठीक है। तो ये ऐसे एक्सीडेंट्स है, अगर कवच सिस्टम काम करेगा, वो क्या करता है, अगर एक ट्रैक पे 2 ट्रेन आ गए हैं, तो वो दोनों ट्रेन की ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा, चाहे लोको पायलट उस टाइम पे नहीं भी देख पाए। तो उससे काफ़ी बड़े बड़े एक्सीडेंट्स रोके जा सकते हैं, ठीक है। थर्ड न्यूज़, तो रिसेंटली एक अवार्ड बहुत डिस्कस किया गया, बैलन डोर, फुटबॉल का अवार्ड होता है, ठीक है। क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट्स हैं, हम समझते हैं इनको, फिर उसके बाद आंसर देखेंगे। करेक्ट आपको ढूंढनी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि बैलन डोर के बारे में कि इट इज़ करंटली बीइंग अवॉर्डेड बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन, या फिर फीफा। कह रहे हैं फीफा के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है और ये दुनिया के बेस्ट फुटबॉल प्लेयर को दिया जाता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, उन्होंने बैलन डोर सबसे ज़्यादा टाइम जीता है। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि आज तक किसी इंडियन प्लेयर ने इस अवार्ड को नहीं जीता। अब बताऊँ कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली गलत है, फीफा के द्वारा ये असल में
नहीं अवार्ड किया था, अभी आपको बताऊंगा किसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये सबसे मैक्सिमम टाइम नहीं जीता, लियोन मेसी ने इसको 8 बार जीता है, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट सही है, सिर्फ ये थर्ड सही है कि इंडियन प्लेयर ने आज तक इस अवार्ड को नहीं जीता। तो बैलन डोर या गोल्डन बॉल अवार्ड जो है ये एक एनुअल फुटबॉल अवार्ड है, इसको दिया जाता है एक फ्रेंच न्यूज मैगजीन फ्रांस फुटबॉल के द्वारा। 1956 से अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। 2010 से 2015 के बीच में इस अवार्ड को मर्ज कर दिया गया था फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के साथ, बाद में 15 के बाद अलग हो गया, ठीक है। 2016 से फिर से बैलन डोर अवार्ड शुरू हो गया और मेसी ने रिसेंटली वाला काउंट करें तो टोटल 8 बार इस अवार्ड को जीता लियोन मेसी ने, ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हो रिसेंटली मेंस कैटेगरी में मेसी ने, वुमेन्स में आयताना बोनमाती ने रिसेंटली इस अवार्ड को जीता। तो रिसेंटली बैलन डोर अवार्ड अनाउंस हुए थे, तो इसी पे क्वेश्चन यहाँ पर बना दिया, ठीक है। फोर्थ, एक ऐसा टॉपिक जिसपे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए, इसके हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है ISA का। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ये जॉइंटली फाउंड किया गया था ISA, इंडियन प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान के द्वारा 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के दौरान। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि इसके हेडक्वार्टर्स हैं जो वो है UNFCCC एट न्यूयॉर्क। और थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि इसका टारगेट है जनरेटिंग 1000 गीगावाट या 1 टेरावाट ऑफ सोलर एनर्जी बाय 2030, ठीक है। तीन स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो अगर आप देखो, पहली स्टेटमेंट तो हो गई गलत। इसके असल में अनवील किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर और फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांसो, जो पुराने फ्रेंच प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इंडिया और जापान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी, कंट्रीज को साथ लेके आना, सोलर एनर्जी पे फोकस करना, ठीक है। इसका टारगेट, तो टारगेट 1 टेरावाट ऑफ सोलर एनर्जी बाय 2030, ये बिल्कुल सही है। ये थर्ड स्टेटमेंट सही है। जो सेकंड स्टेटमेंट है कि इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में, वो गलत है। इसके हेडक्वार्टर्स आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेंगे, हरियाणा, इंडिया में, ठीक है। तो इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में नहीं, इंडिया में ही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 120 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने सिग्नेटरीज हैं, वो इसको पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। बस असल में इंडिया का कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, क्योंकि इंडिया आज आप कह सकते हो कि काफ़ी हद तक इसको लीड कर रहा है इस पूरे प्रोग्राम को। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है, प्लैनेट अर्थ का जो इक्वेटर है और उसके आसपास की जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ को सोलर एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अब आप रशिया में, साइबेरिया में जाके भी बोलो कि तुम भी सोलर बनाओ, वहाँ पॉसिबल नहीं है। ये जो इक्वेटर के आसपास का एरिया, वहाँ पर सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना, यही मेन मोटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर और फ्रेंच प्रेसिडेंट का नाम लिखा हुआ है। चलते हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क के ऊपर और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से भी क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का नंबर भी चेंज हुआ है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि काजीरंगा नेशनल पार्क क्या है? ये एक इनहेबिटेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ 1 हॉर्न राइनोसोरस साइट है। तो आपको यहाँ देखने को मिलता है लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ 1 हॉर्न राइनोसोरस। ये पिक्चर लगाई है मैंने 1 हॉर्न राइनोसोरस की। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि काजीरंगा नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और एक रिकॉग्नाइज्ड इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, ठीक है। दोनों ऑप्शन में से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपसे पूछा रहा है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो बिल्कुल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ 1 हॉर्न राइनोसोरस आपको देखने को मिलेगा। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और बिल्कुल ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो जरूरी नहीं है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कोई बिल्डिंग या कोई एंशिएंट स्ट्रक्चर ही होता है, इस तरह से भी होती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, नेशनल पार्क्स भी होते हैं। और ये एक रिकॉग्नाइज्ड इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, ये भी बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा यहाँ पर एलिफेंट, स्वॉम्प डियर, काफ़ी पॉपुलेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो 1 हॉर्न राइनोसोरस जो है लार्जेस्ट आपको जो इनकी स्पीशीज देखने को मिलेगी इस नेशनल पार्क में। वैसे इंडिया में, नेपाल में, इन 2 कंट्रीज़ में आपको ज़्यादा ये देखने को मिलता है 1 हॉर्न राइनोसोरस। उसके अलावा मोर देन 4000 आपको इंडिया और नेपाल में कंबाइंड देखने को मिलते हैं। थोड़ा उसकी किस तरह का साइज़ वगैरह वो सब भी यहाँ पर बताया, ठीक है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है अटल भूजल योजना, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया, मतलब आपको थोड़ा सा बता दूं, ये ग्राउंड वाटर से जुड़ी हुई स्कीम होती है। अटल भूजल योजना इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब अगर जल शक्ति मिनिस्ट्री बहुत पुरानी नहीं है, 2019 में बनी है। अगर ये स्कीम थोड़ी ज़्यादा पुरानी है तो फिर इस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च नहीं की गई। अगर ये थोड़ी इनिशियल, मतलब कुछ ही पुरानी स्कीम है, तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की जा हो सकती है। तो आपको ये पता होना चाहिए स्कीम लॉन्च कब हुई, अटल भूजल योजना। द स्कीम इज फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक ऑन 75-25 बेसिस। तो कह रहे हैं कि सरकार 75% और वर्ल्ड बैंक 25% फंड करती है स्कीम को, ठीक है। दोनों ऑप्शंस में से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? इसका सही आंसर है फर्स्ट ओनली। पहली स्टेटमेंट तो सही है, दूसरी यहाँ पर गलत है। देख लेते हैं।
अटल भूजल योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम 6000 करोड़ इसका पूरा जो फाइनेंसेज है, ठीक है। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, बिल्कुल सही बात है। और 50-50 वर्ल्ड बैंक और इंडियन गवर्नमेंट 50-50 बेसिस पे इसको चलाते हैं। तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी वाली गलत होगी, ठीक है। तो कौन कौन सी स्टेट्स है जहाँ पर ग्राउंड वाटर रिजर्वेशन की ज़्यादा ज़रूरत है? गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, इन स्टेट्स में ज़्यादा फोकस करती है ये स्कीम। ऐसा नहीं पूरे इंडिया में इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द 95th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। 25 दिसंबर 2019 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। असल में ये जल शक्ति मिनिस्ट्री भी 2019 में बनी थी, दिसंबर से पहले बन गई थी। जब दूसरी बार इलेक्शन जीता एनडीए सरकार ने, तब ये बनाया गया था स्कीम, ठीक है। ठीक है, तो आई होप 6 के 6 क्वेश्चंस आपको ठीक से समझ में लगे। जो रिसेंटली करंट में न्यूज़ चली, इवेंट चली, उसी के ऊपर बेस मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी। एक हमारी जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास है 1 नवंबर के हिसाब से न्यूज़ वाली, वो हम शाम को 8 बजे जो हमारा टाइम है उस टाइम पे उस क्लास को जरूर रखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी इवनिंग की क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।